मोदी योगी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कांग्रेस पार्टी अजय राय जिंदाबाद, जिंदाबाद। शराब की दुकान नहीं, स्कूल चाहिए, स्कूल चाहिए, स्कूल चाहिए। मोदी योगी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी योगी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शराब की दुकान नहीं, स्कूल चाहिए, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी योगी होश में आओ, के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। शिक्षा का अधिकार मत छीनो, मत छीनो। मोदी योगी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शराब की दुकान नहीं, प्राइमरी स्कूल चाहिए, स्कूल चाहिए, स्कूल चाहिए। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी योगी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कांग्रेस पार्टी अजय राय जिंदाबाद, जिंदाबाद। शराब की दुकान नहीं, स्कूल चाहिए, स्कूल चाहिए, स्कूल चाहिए। मोदी योगी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी योगी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शराब की दुकान नहीं, स्कूल चाहिए, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी योगी होश में आओ, के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। शिक्षा का अधिकार मत छीनो, मत छीनो। मोदी योगी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शराब की दुकान नहीं, प्राइमरी स्कूल चाहिए, स्कूल चाहिए, स्कूल चाहिए। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो समझ में आ रहा है, शायद हमें इस जगह का नाम और इस कार्यालय का नाम पीडीए भवन कर करके रखना चाहिए। ये पीडीए भवन के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि पीडीए एकता ही हमें सत्ता दिलाएगी। पीडीए एकता ही हमारे सामाजिक न्याय के राज की स्थापना का रास्ता खोलेगी। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथा बाजने की पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। जैसा कि ये विदित है कि देश के अधिकांश लोग जब जबरदस्त महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी व कमाई घटने आदि की हर दिन की भूख प्यास तथा गरीबी व तंगी के त्रस्त जीवन की मार से अति पीड़ित और दुखी है, तो तब ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा देश में रेल का किराया बढ़ाना भी कुल मिलाकर आम जनहित के विरुद्ध व संविधान के कल्याणकारी उद्देश्य की बजाय व्यावसायिक सोच वाला फैसला ज़्यादा लगता है। साथ ही सरकार द्वारा राष्ट्र प्रथम के नाम पर आम जन का जीएसटी की तरह ही उत्तर से दक्षिण हिंदुस्तान की सरजमीन का हर एक इंच और इतिहास, हर पन्ना छीन कर इस बात की गवाही देता है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो, ईसाई, सब लोगों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने का काम किया था। ये देश किसी के बाप का देश नहीं है, ये हम सबों का देश है। आप सब लोग, चाहे फखरुल्लाह खान हो या भगत सिंह, सब लोगों ने शहादत दी, तब जा करके हम लोगों को जो है आजादी जो है मिला है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जमीनों को छीना जा रहा है। अब भाजपा सत्ता से जाने वाली है तो हम सब के गरीब, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज के गरीबों का वोट का अधिकार भी छीनने का काम करने जा रही है। अभी नया इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आया है कि 8 करोड़ वोटर का फिर से वो नया सूची बनाने जा रहे हैं और मात्र के अंदर जो है नई सूची को बनाना है। ये लोग नौजवान साथी आपका भाई जियाउर रहमान बर्क
जिसने अपने दादा मोहतरम शफीकुर रहमान भट्ट साहब से, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा पार्लियामेंट के अंदर अपने मजहब और अपनी कौम और गरीब लोगों की आवाज को उठाने में कभी कोई परहेज नहीं किया। संभल जैसे कि अभी फरमा रहे थे नजमी साहब कि संभल बहुत लंबे वक्त से चर्चा के अंदर है, और चर्चा इसलिए है कि संभल के अंदर वक्फ कानून आने से पहले ही हमारी मस्जिद को टारगेट कर लिया गया। और जामा मस्जिद संभल की हमें ये याद रखना चाहिए कि सिर्फ बिहार या उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान नहीं, पूरी इस दुनिया, पूरे आलम के अंदर जहां कहीं भी मस्जिद है वो अल्लाह का घर है, और इंशाअल्लाह ताला उसकी हिफाजत करना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। तो मैंने वहां की हक और इंसाफ की आवाज को बुलंद कर दिया, उसके एवज में मुझको परेशानी भी उठानी पड़ी। लेकिन मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, बल्कि ये बात बताना चाहता हूं इस हक और इंसाफ की लड़ाई के लिए जब आपका ये भाई ज़ियाउर रहमान पर खामोश नहीं रहा, तो क्या आप लोग खामोश रह सकते हो? जब पार्लियामेंट के अंदर वक्फ कानून के खिलाफ चर्चा चल रही थी, तो मैंने भी जिस तरह से, मैं अपनी बात बस मुख्तसर अल्फाज में खत्म कर रहा हूं, जिस तरह से मैंने भी आवाज उठाते हुए कहा, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम हुक्मरान, तमाम मंत्री वहां मौजूद थे, मैंने कहा था इस हिंदुस्तान का मुसलमान इस देश का गुलाम नहीं बल्कि मालिक है, और हम अपने हक और इंसाफ की लड़ाई को लड़कर रहेंगे। लेकिन मुझे फख्र है कि इस लड़ाई के अंदर मुसलमान ही नहीं बल्कि इस हिंदुस्तान के जो सेकुलर लोग हैं, जो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर हमें वोट मिले, सिर्फ मुसलमानों के नहीं, सभी धर्म के लोगों के वोट मिले। ये सिर्फ एक चश्मे से इन्होंने संविधान को नहीं पढ़ा, ये संविधान को नहीं मानते, ये मुसलमान के विरोधी नहीं है, ये मुसलमान के हाल में सनातन की संस्कृति को मिटाना चाहते हैं। ये मुसलमान के नाम में दलित आदिवासी के अधिकार को छीनना चाहते हैं। कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना, ये मुसलमान का कुछ नहीं ला सकते, जिसका इतिहास हमरा भी देखता हो। उन्हें नहीं पता कुर्बानी का इतिहास बहुत बड़ी ताकत है। जब तक ये काला कानून वापस न हो जाए, हम चैन से नहीं बैठेंगे। देखिए, ये पटना का गांधी मैदान खड़ा है, अगली पुकार हमें उम्मीद है कि दिल्ली का रामलीला मैदान हमें भरना है इंशाअल्लाह। 2014 से अब तक हर एक कानून इसलिए लाया जा रहा है ताकि मुसलमानों को परेशान किया जाए। ट्रिपल तलाक का कानून लाया गया, हम लड़े। बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, हम लड़े। यूसीसी लाया गया, हम लड़े। कन्वर्जन बिल लाया गया, हम लड़े। एनआरसी बिल लाया, हम लड़े। हम आज भी लड़ रहे हैं। इन ताकतों को, जो ताकतें समझते हैं कि मुसलमान कमजोर है, मुसलमान डर जाएंगे, इनसे मैं कहना चाहता हूं कि शाखों से टूट जाए, शाखों से टूट जाए, हम वो पत्ते नहीं, इन आंधियों से कह दो औकात में रहे। मुसलमानों से मेरी पार्टी की आपकी बड़ी बैठक थी, अधिवेशन था, और आपने पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव में मजबूती से उतरने का ऐलान भी किया।
यूपी की राजनीति में आप 93 से एक्टिव है, इस बार क्या नया होगा? वार्षिक बैठक थी और कुछ औपचारिकताएं होती हैं, तो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मेरा चयन हुआ। अब इसके बाद सारे कार्यकारिणी का गठन और शेष औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। पंचायत चुनाव लगभग 1 वर्ष बचे हैं, तो उसके लिए भी जो निर्देश देना था वो दिया, और इसके साथ ही साथ विधानसभा चुनाव में भी सबको लग जाने के लिए और सही प्रत्याशी, मजबूत प्रत्याशी अपना ढूंढ के लें, इसके लिए भी निर्देशित किया गया। अब ये समय समय पर बैठकें इस तरह की होती रहेंगी। आपने कहा कि आज राजनीति में आपके मंच पे बात उठी कि जातिवाद हावी है। आपने कहा देश के कई सारे मुद्दे हैं जो लगातार जातीय संघर्ष देखने को मिल रहा है यूपी में, आपकी पार्टी इस पर किस तरह से देखती है? खासतौर पर अखिलेश यादव। सर, सवाल ये है कि तेजस्वी यादव ने बयान दिया है कि जैसे ही बिहार में उनकी सरकार आएगी तो वो वक्फ अमेंडमेंट बिल को उखाड़ करके फेंक देंगे। एनडीए की सरकार जा गई है और वक्फ कानून बिल को वो उखाड़ के फेंक देंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देश के संविधान ने देश में रहने वालों को जो हक दिया है, उस हक के पेश नजर हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम को मानने वाले जो मुसलमान हैं, संविधान ने उनको हक दिया है कि वो अपने धर्म के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, अपने धर्म की तबलीग व इशाअत करेंगे और अपने धर्म के ताल्लुक से उनका जो अधिकार उनको मिलना चाहिए। वक्फ इस्लाम का एक ऐसा हिस्सा है जिसको खत्म नहीं किया जा सकता और सरकार उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है, ऐसा लोगों का मानना है। जिस तरह के उसूल और ज़ाब्ते बनाए जा रहे हैं, उससे वक्फ को लेकर के तमाम ही मुसलमान उसका विरोध कर रहे हैं। अब बिहार के अंदर अगर तेजस्वी यादव इस तरह की बात कर रहे हैं तो हमारा ऐसा मानना है कि मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ लेने के लिए इस तरह की बात वो कर रहे हैं और संवैधानिक तौर पर ये हमारा हक है। जो लोग भी संविधान पर भरोसा करते हैं उनको संविधान की ही बात करनी चाहिए। तो सर, मुस्लिम वोट फिर जाएगा किसके पास? तेजस्वी यादव के पास, एनडीए के पास या कहीं और? अब ये तो बिहार के लोग तय करेंगे। मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ, बिहार की राजनीति से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। थैंक यू। जो लोग जुल्म कर रहे हैं भारत में मुसलमानों पर, अरे जालिमों, हमको खतरा चीन से है, हमको खतरा पाकिस्तान से। अब तो ड्रम भी अनाप शनाप बकते रहता है। अरे भारत को मजबूत करो। आपने क्या किया? मध्य प्रदेश में ईद से 2 दिन पहले हाजी मकसूद साहब को आपने पीट पीट कर मार दिया। क्यों मारा आपने? क्या वजह थी? और एक राजगढ़ में हुआ, फिर रायसन में अरमान और जुनैद को मार दिया। जुनैद की मौत हो गई, अरमान वेंटिलेटर पर है और मध्य प्रदेश की पुलिस तो माशाअल्लाह जितना बोले कम। किसको पकड़े? नहीं पकड़े। अरे नाम तो बोल। नहीं, नाम नहीं बोलते। क्यों? आपके साले हैं, ससुरे हैं, क्या है? नाम बोलने से क्यों डर रहे? इतना शर्मा रहे क्यों? अरे जाओ ना, चीन को भगाओ जो हमारी 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पे कब्जा करके बैठा है। वहां पर जाकर हिम्मत दिखाओ, हम भी तुम्हारे साथ आएंगे। हम बीजेपी से बोलना चाह रहे, बाहर के दुश्मन को देखो। और ये जितने गांव रक्षक है, इतने बहादुर है, तो पहले इनको चीन के सामने फेंक दो, लड़के आचल। अरे देश को बचाओ, देश की रक्षा करो। देश को खतरा है चीन से। याद रखो, अगर भारत ताकतवर नहीं बनेगा इकोनॉमिकली तौर पर, मिलिट्री तौर पर, तो फिर हम क्या करेंगे? क्या करेंगे हम बताओ?